हेलो फ्रेंड, दिस पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आपने देखा होगा कि इंटेंसिटी निकाली थी और इंटेंसिटी रेशियो भी निकाला था, यानी कि इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो ये भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें हम इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे इंटीग्रल मेथड से, यानी कि इंटीग्रल मेथड टू फाइंड इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी को हम इसमें निकालेंगे इंटीग्रल मेथड से। ठीक है, ये भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी को हम इंटीग्रल मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिगर तो वही है जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, वैसा ही फिगर है, फिर भी आप फिगर हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कि एक लेंस L1 है, एक लेंस L2 है, स्क्रीन है, स्लिट है। ठीक है, और यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी कि यहाँ से जो लाइट इमिट होगी वो सिंगल वेवलेंथ की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब लेंस L1 का क्या यूज़ है। देखिए लेंस L1 का यहाँ पे यही यूज़ है कि यहाँ से जो लाइट जाएगी, अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो जब इंसिडेंट होती है तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये इस वाली जो लाइट जा रही है इसको पैरेलल करने के लिए लेंस L1 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से जब स्लिट से हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट का क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन होगा, कई एंगल पे वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, कोई सीधे भी चली जाएगी, कोई डिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। और यहाँ लेंस L2 का क्या यूज़ है, लेंस L2 का यही यूज़ है कि देखिए ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब यही होता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो इनफाइनाइट पर बनता है। तो इनफाइनाइट पर बनता है तो अगर लेंस L2 का यहाँ पे यूज़ कर देंगे, देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो किसी लाइन, अगर कोई लाइट उस पर जा रही है तो उसको पैरेलल भी करती है, और अगर उसमें पैरेलल लाइट इमिट्स हो रही तो उसको कन्वर्स भी कर देती है। तो देखिए ये पैरेलल लाइट इस पे जा रही है तो इसको क्या करेगी, किसी स्क्रीन पर इसको क्या कर देगी, कन्वर्स कर देगी, यानी कि फोकस कर देगी। अगर यहाँ पे लेंस L2 नहीं होता, तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है वो हमें क्या इनफाइनाइट पे देखने को मिलता है। यानी कि लेंस L2 का यहाँ पे यही यूज़ है कि ये क्या कर रही है, इसको स्क्रीन पर क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एंगल पे लाइट क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है। तो देखिए ये जो हमें इंटेंसिटी क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रल मेथड से। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं, इंटीग्रेशन हम स्मॉल पार्ट का करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि देखिए कि यहाँ से एक सी से और O से जो लाइट जा रही है वो डिफ्रैक्ट होके पॉइंट P पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसी के लिए हमें इंटेंसिटी निकालनी है कि यहाँ पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल पार्ट का, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल मेथड किस में हम यूज़ करेंगे, किसी स्मॉल पार्ट को क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसकी सारी वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट C माना है, पॉइंट C पर एक dx विथ माना है, पॉइंट C पर dx विथ माना है, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालते। देखिए किसी भी डिफ्रैक्शन में किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्या निकालते, पार्ट डिफरेंस निकालते, फिर फेज डिफरेंस निकालते, फिर ऐसे करके आगे इंटेंसिटी तक पहुंचते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या इंटीग्रल मेथड से डेरिवेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस किसके बीच निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ पे dx विथ माना है, उससे जो लाइट जा रही है और O से जो लाइट जा रही है, ये दोनों जो पॉइंट P पे पहुँच रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। फिर दूसरा क्या निकालेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या इस डेरिवेशन में निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे, जब हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। फिर थर्ड हम क्या निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसके लिए, उसी वो जो वेव्स आ रही है, जो रेज जा रही है, उन्हीं के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हमें निकालना है इंटेंसिटी, तो हम सब एम्पलीट्यूड निकालना है, और एम्पलीट्यूड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किस टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसी टाइप का इक्वेशन होता है। यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस फाई है यानी कि ये फेज होता है, माइनस फाई भी हो सकता है, ठीक है। और जो यहाँ पे ए होता है यही होता है एम्पलीट्यूड। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल लिए तो उसमें जो ए हमें मिल जाएगा वो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। और एम्पलीट्यूड निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकाल लेंगे। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा एम्पलीट्यूड। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल जाएगा तो हम एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। और जब एम्पलीट्यूड निकल जाएगा तो फाइनल हमारा रिजल्ट जो हमें निकालना था इंटेंसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हम इतने स्टेप निकालने हैं, पहले पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। और जो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सब निकालना है हमें किस वेव्स के लिए निकालना है, किस रेज के लिए निकालना है। ये जो डीएक्स से जा रही है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक डीएक्स विथ माना है। इस छोटा सा हमने इसलिए माना है क्योंकि इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी या जो भी वगैरह हमें निकालना है हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन छोटे पार्ट का, स्मॉल पार्ट का ही किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट डीएक्स विथ लिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज, ठीक है। तो हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, तो इसको क्या करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहले हमने जो यहाँ पे फिगर में कंसीडर किया उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये dx है ये O से x डिस्टेंस ऊपर है, इस यहाँ पे हमने इसको मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर करेंगे। देखिए फिगर थोड़ा छोटा है, आपको देखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो O से जो C की डिस्टेंस है वो क्या है, x है। यानी कह सकते हैं कि O से x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट C माना है जिसकी विड्थ क्या है, dx, और उसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, ये x, ठीक है। और ये मिड पॉइंट O है, इतना हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो AB स्लिट है इसकी जो विड्थ हमने मानी है पूरी, वो मानी है A। तो ठीक है, उसी को हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं। the distance AB इज इक्वल टू A। AB क्या है, स्लिट की विड्थ, उसको हमने क्या माना है, A माना है, ठीक है। ये हमने माना है। देन अगर आपको ये कहे कि OB और OA कितना होगा, यानी कि, और अच्छा पहले ये मान लेते हैं, और AB के मिड पॉइंट को हमने O माना है, मिड पॉइंट O माना है। तो देन हम अगर मिड पॉइंट O मानना है तो OB और OA क्या हो जाएगा, A/2। देन OB इक्वल टू OA इज इक्वल टू A/2। जब कोई भी चीज़ है उसका मिड पॉइंट अगर मान लेंगे, तो अगर मिड पॉइंट मान लेंगे तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, अगर पूरी डिस्टेंस A है तो ये दोनों A/2 और A/2 हो जाएगी। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गई, A/2। इतना हमने कंसीडर किया था। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ हमने कंसीडर किया है कि हमने O से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट C माना है जिसकी विड्थ dx है। तो हम क्या कर सकते, इसको भी चलिए नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेट वी कंसीडर ए पॉइंट C, ए पॉइंट C माना है ऑफ विड्थ dx, ठीक है। Let's consider a point C of width dx. This point is
जो ये पॉइंट है ओ से किसने ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। लेट वी कंसीडर ए पॉइंट सी, एक पॉइंट सी माना है ऑफ विड्थ dx विड्थ की हमने एक पॉइंट सी माना है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ, यानी कि एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओ से। इतना हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो अब हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे ये दोनों जो रेज जा रही हैं इन्हीं दोनों के बीच हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और इसका फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें जो हमें लास्ट में हमें इंटेंसिटी निकालनी है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट हमारा क्या था, पाथ डिफरेंस था, ठीक है। तो हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच निकालना है, बिटवीन रीचिंग दोज वेव एंड बिटवीन दोज, जैसे लिखते हैं बिटवीन दोज वेव, या आप रे भी लिख सकते हैं, विच रिच्ड पॉइंट पी, ठीक है। उन दोनों के बीच क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अब पाथ डिफरेंस मीन क्या होता है, पाथ डिफरेंस मीन यही होता है कि दो रेज या दो वेव्स आ रही है तो उन दोनों के बीच में पाथ में कितना अंतर है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे एक लाइनिंग है, ठीक है, मान लेते वही सिचुएशन है, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे थोड़ा सा फिगर थोड़ा कंजेस्टेड है, इसलिए हम फिगर में नहीं बता रहे पार्ट डिफरेंस, आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे क्या गई है, ये है, देखिए मान लीजिए ये है पॉइंट ओ और ये है पॉइंट सी, और ये दोनों एक पॉइंट यहाँ पे पी पे पहुँच रही है, ठीक है। ये लेंस आप जान लीजिए कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये है पॉइंट ओ और ये है पॉइंट सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर लेते, ठीक है। ये है पॉइंट ओ, देखिए। तो इन दोनों, ये जो दोनों रेज गई हैं इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, यानी कि दोनों के पाथ में अंतर कितना है। तो अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो देखिए इसके बाद इन दोनों का पाथ सेम है, इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी। और ये क्या है, इसमें जो ये इधर वाली जो डिस्टेंस है वो ओ की, जो ओ वाली रेज है उसकी ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों के पाथ में इतना डिफरेंस। अगर इस पॉइंट को एम मान लेते तो इन दोनों के पाथ में ओ एम डिस्टेंस है, ठीक है। ओ एम डिस्टेंस इन दोनों के पाथ में डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ से दोनों का पाथ देखिए, दोनों की डिस्टेंस सेम है, इतना डिस्टेंस, फिर यहाँ से दोनों पॉइंट पी पर पहुँचिए, तो इतना ठीक है। पर इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो है ओ एम, ठीक है। यानी ऐसे ही कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इस सी से हम अगर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसके बाद इन दोनों के पाथ सेम हो जाते हैं, यानी कि उसके पहले जो ये ओ एम डिस्टेंस है वो दोनों के पाथ में डिफरेंस है। यानी अगर यहाँ पे इस पॉइंट को एम माने तो ठीक है। देखिए फिगर थोड़ा सा कंजेस्टेड है इसलिए हमने थोड़ा अलग आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वाले डिस्टेंस को हम एम मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इन दोनों में ओ एम का डिफरेंस है, तो ठीक है। अब हम ओ एम निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, और ये जो ओ और सी के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या मानी है, पहले एक्स मान लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ओ एम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो डिफ्रैक्ट दोनों रेज हुई है वो थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो जब अगर ये थीटा है, ये जब थीटा है तो ये एंगल, ये जो है एंगल, यानी कि ये दोनों क्या हुई, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे मानते हैं तो ये दोनों डिफ्रैक्ट हुई है वो थीटा एंगल पे हुई है। तो ये जो डिफ्रैक्ट हुई थीटा एंगल पे हुई है, तो
अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है ये वाली OCM वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना एंगल होगा। तो आप अगर ये अप्रोक्सीमेट थीटा ही होगा। कैसे थीटा होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इस पॉइंट P को L पे ला दिया जाए, नहीं सॉरी इस पॉइंट, हाँ इस देखिए इस पॉइंट P को अगर नीचे लाया जाए, यानी कि जो ये वाली रेज है इस हॉरिजेंटल रे पे लाया जाए और ये जो ये वाली रे है इस हॉरिजेंटल रे पे आया जाए, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर जब ये वाली रे को आप इस पे लाएंगे, ये वाली रे को इस पे, ये वाली रे को इस पे, तो ये जो ये वाली रे है ये क्या आ जाएगी, OC वाली लाइन पे आ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जब ये इस पे आ रही है तो ये इस पे चली जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू भी थीटा होगी, पर क्लियर होगी नहीं, अप्रोक्सीमेट होगी, क्योंकि ये अगर ये इस पे आती है तो ये वाली इस पे चली जाएगी, यानी इसकी एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हम क्या कंसीडर कर सकते हैं इस डेरिवेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, ये भी हो जाएगी एंगल थीटा, ठीक है। तो जब ये थीटा हो जाएगी तो हम OM की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाली एंगल है, OMC 90 डिग्री वाली एंगल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम OM निकालना है तो साइन थीटा, अगर हम एंगल अगर हम ट्रायंगल लेते हैं OCM, देखिए यही यहाँ पे हम ले रहे हैं, पर हमको यहाँ पे आपको समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है। OCM लेंगे, ट्रायंगल OCM, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए जो अगर आप कोई भी ऐसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का है, तो कोई भी अगर अब थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली एंगल होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस। यानी थीटा के सामने वाली एंगल क्या है, OM है, तो ये हो जाएगी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस OM, परपेंडिकुलर OM हो गया। और बेस क्या है, हमने बताया कि जो 90 डिग्री की एंगल की परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली एंगल होती है वो होती है हाइपोटेनस। ये है 90 डिग्री OMC, ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि हमने इस वाली रे पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो OCM क्या है, हाइपोटेनस है, तो उसके सामने जो OC है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, सॉरी बेस नहीं होगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा O साइन थीटा इक्वल टू OM/X, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो हमें पार्ट डिफरेंस OM ही निकालना है, तो वैसे हम साइन थीटा करके निकालेंगे। यानी कि एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो मार्कर नहीं चला, दूसरा मार्कर। तो क्या होता है, पार्ट डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यही है परपेंडिकुलर जो इस एंगल के सामने होता है, यानी कि OM अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये जो OC की डिस्टेंस वो क्या है, X है, ठीक है। और OM ही क्या है, पार्ट डिफरेंस, तो OM ही क्या था, पार्ट डिफरेंस। तो अगर OM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, X साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, और दूसरा स्टेप क्या था, फेज डिफरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो नीचे निकाल लेते, ठीक है। फेज डिफरेंस, देखिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में एक रिलेशन होता है जो आप लोग जानते होंगे। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ इंटू क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। दिख रहा है आप लोग को, देखे तो ठीक है, साफ दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे फेज डिफरेंस निकालने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, OM इज इक्वल टू X साइन थीटा। ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी नहीं इरेज करेंगे, ठीक है। OM क्या है, पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस क्या आया है, X साइन थीटा, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस क्या है, X साइन थीटा, हो जाएगा 2
2 पाई एक्स साइन थीटा अपान ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस। ठीक है, याद कर लीजिए फेज डिफरेंस इतना है और पार्ट डिफरेंस एक्स साइन थीटा है। आप लोग याद कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको बताया था कि y इक्वल टू ए साइन या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जो प्लस फाइव या माइनस फाइव आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है। इसी रूप में होता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ए साइन या ए कॉस भी लिख सकते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि साइन ही लिखेंगे। ए कॉस ओमेगा टी अब फाइव प्लस फाइव, ये फाइव क्या होता है, फाइव होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फाइव प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है, कोई भी जो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, माइनस फाइव भी हो सकता है। जो यहाँ पे ए होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में यहाँ पे एम्पलीट्यूड को अपने मन से कंसीडर करेंगे, अपने से कंसीडर करेंगे एम्पलीट्यूड को और उसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद से जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एम्पलीट्यूड, उसको हम निकालेंगे। कैसे, देखिए उसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। थर्ड क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसको चले निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मानेंगे कि फॉर यूनिट विथ, यूनिट मतलब एक, ठीक है, फॉर यूनिट विथ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए, और हम सब कुछ किसके लिए, डी एक्स विथ के लिए कराना है। तो फॉर डी एक्स विथ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डी एक्स की, तो ए और इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को निकाल नहीं रहे हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में एम्पलीट्यूड की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं कि हमने एम्पलीट्यूड यूनिट वेट के लिए इतना मान लिया और डी एक्स वेट के लिए इतना मान लिया। पर हमें अभी एम्पलीट्यूड निकालना है, उसको हमने अगले स्टेप में निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बाद हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हमें एम्पलीट्यूड की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो एम्पलीट्यूड निकालेंगे वो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए ये जो एम्पलीट्यूड है कंसीडर, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किस टाइप का होता है, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि फाइव यानी फेज डिफरेंस, ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हम सब कुछ स्मॉल पार्ट के लिए निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, y की जगह dy लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एम्पलीट्यूड होता है और यहाँ पे साइन या कॉस कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस लिख लेते हैं, और ओमेगा टी और माइनस फाइव या प्लस फाइव कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो फाइव होता है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस जो अभी हमने निकाला है वो फेज डिफरेंस होता है, जो इधर होता है ए होता है, यानी कि ए डी एक्स, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे कॉस होता है। ठीक है, और वाई ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड की हमने माना है ए डी एक्स। ठीक है, तो आप प्लस फाइव भी कर सकते हैं, माइनस फाइव भी कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करना है, माइनस फाइव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी कि हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। और जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इसकी इस फाइव की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू रख लेते हैं, 2 पाई एक्स साइन थीटा अपान लेमडा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसको 0 टू y और इसको करेंगे माइनस a/2 से a/2।
माइनस ए बाई टू से, क्योंकि हमने उसकी डिस्टेंस बताई थी आपकी ओ बी इजक्वल टू ओ इजक्वल टू ए बाई टू। तो ये देखो, इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले रुकिए ऐसे लिख लेते हैं, 0 to y dy इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू से ए बाई टू ए डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे अब ए की जगह क्या है, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह 2 पाई एक्स साइन थीटा अपॉन लैम्डा है। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए में यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा अपान लेमडा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा अपान लेमडा, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसमें, फिलहाल हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, क्या है ए बाई टू, ठीक है। इस सबको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको इसका अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर 0 to y dy इज इक्वल टू ए बाई टू है, ये पहले से माइनस ए बाई टू, ये क्या है, लिमिट है ए बाई टू। तो ए डी एक्स का क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए बाई टू से ए बाई टू। इस फिगर को भी क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्योंकि इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। फिर सिर्फ सॉल्व करना है। अब हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होगा ए डी एक्स साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा अपान लेमडा, ठीक है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम इसमें देखेंगे जो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर करते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे देखिए, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए ए क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। उसके अलावा और क्या कांस्टेंट है, उसके अलावा ये कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ये भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओमेगा की कोई वैल्यू होगी, कॉस की मान लीजिए कॉस ओमेगा है, ओमेगा टी है, तो ये कोई एंगल होगा। तो अगर कॉस किसी एंगल की वैल्यू या तो 1/2 होगी, -1/√2 होगी, अगर 45 कॉस होगा, यानी कि ये सब कोई एंगल होगा ओमेगा टी, तो कॉस और साइन की कोई वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इसलिए ए है, जो ए एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो हो जाएगा 0 to y dy इज इक्वल टू, इसको बाहर कर लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी को बाहर कर लेंगे, माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, क्या बचेगा, ये यहाँ पे अपान लैम्डा रहेगा, ये जो नीचे छूट गया था, ठीक है। तो बचेगा कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा अपान लैम्डा, और ये जो डी एक्स बच रहा है इसको यहाँ कर दे रहा है, ठीक है, डी एक्स।
इतना बचा क्योंकि ए को और कॉस ओमेगा टी को बाहर निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बच रहा है, इसमें -a/2 से a/2। अच्छा इसमें भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे a, और इसमें क्या है साइन ओमेगा टी, ठीक है, -a/2 और ये हो जाएगा साइन 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा। इतना बचेगा। हमने कांस्टेंट को क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 0 to y dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट रखिए चाहे ना रखिए y ही आएगी, क्योंकि लिमिट 0 रखेंगे तो y रखेंगे तो y आएगा, 0 रखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। इसे लिमिट रखेंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, y करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा अपान 2π साइन थीटा अपान लैम्डा। कैसे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि मान लीजिए अगर साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं कॉस 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन 2x आता है, ठीक है। और फिर जो 2 होता है वो डिवाइड में चला जाता है। वैसे ही अगर कॉस 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा कर रहे हैं तो साइन 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा और 2π साइन थीटा अपान लैम्डा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे, अब हम अगला करेंगे, ठीक है। तो अगला हम क्या करेंगे, उसका करेंगे तो अच्छा लिमिट रख लेते हैं। लिमिट क्या है, -a/2 से a/2, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसका a साइन ओमेगा टी, और साइन का क्या होता है, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, हो जाएगा माइनस कॉस 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 2π साइन थीटा अपान लैम्डा, ये हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है, -a/2 से a/2, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे इरेज करके अब लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे इरेज कर देते हैं। अब क्या, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट रखते हैं। y = a cos ओमेगा टी। पहले ये देख लीजिए कि अगर इस वाले में हम लिमिट रखते हैं, इस वाले में लिमिट रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, देखिए माइनस कॉस 2πx साइन थीटा अपान लैम्डा है। अगर इसमें हम a/2 x की जगह a/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2πa साइन थीटा अपान 2π साइन थीटा अपान लैम्डा बचेगा। माइनस आ गया है तो माइनस रहेगा, ठीक है। और जब हम माइनस रखते हैं, जब माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रखेंगे कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और आगे माइनस कॉस इतना था, कॉस 2πa साइन थीटा अपान लैम्डा अपान 2π साइन थीटा अपान लैम्डा था। और हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे जब हम -a/2 रखेंगे तो कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा और कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा जोड़ के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगर इसकी लिमिट रख के देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे कि इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है लिमिट रखने पर। लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, केवल इसकी वैल्यू रखेंगे, केवल इसकी लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, इसकी लिमिट रखेंगे तो आएगा, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। इसकी रखेंगे तो साइन 2πa साइन थीटा अपान 2 लैम्डा, a/2 रखे इसलिए a/2 रखे तो 2 लैम्डा हो गया, ठीक है। अपान नीचे तो रहेगा ही 2π साइन थीटा अपान लैम्डा बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, अब तो हमने लिमिट अपर लिमिट रख दी, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि -a/2 रख रहे हैं और माइनस को आगे कर देंगे,
साइन थीटा अपान टू लेमडा अपान 2 पाई साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया, हमने लिमिट रखा था, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। देखिए साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा, यही हम माइनस इसको हटा के यहाँ पे क्या कर देना, माइनस साइन थीटा हो जाए तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। और ये प्लस हो जाए तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी। अब इसको ऐड करेंगे तो नीचे का इक्वल है, तो नीचे का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा अपान लैम्डा हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 2 पाई ए साइन थीटा अपान 2 लेमडा है, तो 2 लेमडा 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर साइन क्या है, साइन पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा, और नीचे क्या है, 2 पाई साइन थीटा अपान लैम्डा। अगर इसको हम छोटा करना चाहें, यानी कि ये जो पूरा थीटा है इसकी जगह कोई और वैल्यू रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर तो ए है, यहाँ पे ए नहीं है। अच्छा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा, यहाँ पे पाई साइन थीटा अपान लैम्डा आ रहा है, यानी कि इस यहाँ पे ए नहीं आ रहा, और हम इसको हटाना चाहते हैं, इस पूरे थीटा की जगह कोई एक वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हमें इसमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये इक्वल हो जाएगा, और इस पूरे बड़े वैल्यू की जगह हम छोटा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए का, तो वो हम ए को यहाँ नहीं यहाँ कर लेंगे, क्योंकि ए तो पहले यहाँ पर है। स्मॉल ए से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हम आगे लिख देंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर साइन पाई ए साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और जो नीचे क्या बचेगा, नीचे हो जाएगा पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे यहाँ पे ए लग जाएगा, ऊपर आगे ए कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इतना हमने कर दिया। अब इसकी जगह कोई भी चीज़ एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी लेटर। तो मान लीजिए कि इसकी जगह में हमने पाई ए साइन थीटा की जगह हमने पी एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे। अब ये छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें लिखने में आसानी होगी। तो इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं इरेज, ठीक है। 2a कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने इसकी जगह पी एज्यूम कर लिया, हो जाएगा तो साइन पी अपान पी हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू ए साइन पी अपान पी, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस ओमेगा टी। ये किसकी तरह थोड़ा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कॉस या साइन ओमेगा टी होता है। ये तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की तरह हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में जो कॉस या साइन के आगे वाला पार्ट होता है वो हो जाता है एम्पलीट्यूड। तो इसलिए ये क्या, हमारा एम्पलीट्यूड हमें निकाला था, एम्पलीट्यूड मिल गया, तो यही होगा एम्पलीट्यूड। तो कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू ए साइन पी अपान पी, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमारा एम्पलीट्यूड निकल गया। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमें निकालना था वो अब हम निकालेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, और आर की वैल्यू क्या है ये रख देंगे, ए साइन पी बाई पी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा।
इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं R0, ठीक है। साइन शॉर्ट करने के लिए साइन p/p दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। इसकी ए की वैल्यू R0 रख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R0, ठीक है, R0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और KR0 स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, I0 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर सकते हैं साइन p/p होल स्क्वायर। यही क्या हमें फाइंड करना था, इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए A0 की जगह हमने R0 रख दिया है और यहाँ पे KR0 स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी इंटेंसिटी, ये क्या हो जाएगी, ये भी इंटेंसिटी है, क्योंकि I = क्या होता है, K और एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है ना, तो ये भी क्या है, इंटेंसिटी है। तो इसी की जगह हमने क्या कर लिया, यहाँ पे R0 कंसीडर कर लिया। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि हमने इंटीग्रल मेथड से इंटेंसिटी को यहाँ पे फाइंड कर ली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही इंटीग्रल मेथड से हमने इंटेंसिटी फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।